बायोलॉजी पार्ट 1। चलिए, तो इसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं कि जो जीव विज्ञान है आखिर है क्या। तो पढ़ लेते हैं हम। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाती। यानी कि जितने भी प्रकार के आपके जीवन होते हैं, चाहे वो जंतु में जीवन हो, चाहे वो पौधों में जीवन हो, जहाँ भी जीवन संभव है उसके लिए जो है ये जीव विज्ञान आपका, उसके अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेंस ने किया था 1802 के अंतर्गत। जीव विज्ञान शब्द जो है ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से जो है बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन। तो इसलिए इसको जीव विज्ञान यानी कि लाइफ की स्टडी बोला गया है या जीवन का अध्ययन। अर्थात इस विषय के अंतर्गत सभी जीव पदार्थों तथा जीवों में समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध, गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का है, एक जंतु जीवन यानी एनिमल लाइफ, एनिमल के अंतर्गत हम भी आ जाते हैं, मानव भी एनिमल के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो है पादप यानी कि प्लांट किंगडम या प्लांट की लाइफ। इस आधार पर जीव जगत जो है दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है आपका जंतु जगत, दूसरा भाग है आपका पादप जगत या प्लांट किंगडम। अंग्रेजी में जंतु जगत के लिए फुनाता तथा पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का जो है आपका प्रयोग किया गया। यद्यपि जो जंतु जगत है वो जो है जीव वैज्ञानिक काल के विशेष जंतु के लिए, इसी प्रकार फ्लोरा शब्द जो है प्रत्येक विषय या काल से जियोग्राफिक पीरियड के लिए पादपों के लिए उपयोग किया गया है। ये इतना हिस्सा कोई काम का नहीं है, हमारे उपयोग का नहीं है। मेन बायोस का अर्थ क्या है, लाइफ। किसने बताया, तो दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं 1802 के अंतर्गत। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ये वाला पार्ट कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु जी को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है अरस्तु जी को माना गया है। और जीव विज्ञान शब्द को 1802 में लेमार्क और ट्रेवेसी ने दिया था। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है या माना जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, उनको बहुत ही थाम के रखना पड़ता है, बहुत ही आराम से हाथ पे थाम के रखना पड़ता है। तो वनस्पति विज्ञान का क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्ट, यानी कि उसको थाम के आप रख रहे हो तो थियोफ्रेस्ट। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान दो भागों में विभक्त है। पहला है जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, या वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो अरस्तु जी हैं, अरस्तु जी को जो है जीव विज्ञान का यानी कि जंतु विज्ञान का भी वो फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको बोला जाता है, आपके जो है अरस्तु जी को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, चलिए। तो और जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो भी अरस्तु जी को बोला जाता है। तो बायोलॉजी जो है फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु जी को बोला जाता है। तो अरस्तु जी को दो चीज बोला जाता है, याद रखिएगा, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों को फादर अरस्तु जी को कहा जाता है। ठीक, अब कुछ चीजें और थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि जो वर्गीकरण हुआ था है ना, जीवधारियों का जो आपका वर्गीकरण हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो है एक जो कैरोलस लीनियस करके साहब आए थे, कैरोलस, ठीक, लीनियस। तो इनको जो है वर्गीकी का पिता या फादर कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। वर्गीकी का पिता, मतलब जीवधारियों का इन्होंने जो वर्गीकरण किया था तो वर्गीकी का पिता कहा जाता है, का पिता कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है इनकी एक जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु किंगडम दो भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो इन्होंने वर्गीकी का बताया हुआ था। ठीक है, चलिए, बस ये इतने आईएमपी थे। अब जो है हम बात करेंगे आज जो है कोशिका के ऊपर बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान में सेल का बहुत ही महत्व है।
तो कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका यानी कि सेल किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सबसे छोटी, इसमें एक चीज और ऐड कीजिएगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी, ये जरूर ऐड कीजिएगा कि सबसे छोटी जो है आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे सीधे क्वेश्चन इसी से बन जाता है। बात करते हैं हम इसकी खोज की, तो सर्वप्रथम इसकी खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा था, कब? 1665 में। तो इसको हमने ऐसे याद किया है कि देखिए 1665 कोशिका भी जो है लगभग ऐसे हुक की तरह होती है। तो 1665, ये 6 देखिए हुक की तरह बन रहा है, तो 1665 में, और रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। सजीव माध्यम में कोशिका की खोज जो है 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है नॉल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक की थी। कोशिकाओं की बात करते हैं तो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अविकसित कोशिका और दूसरा होता है विकसित कोशिका। अविकसित और विकसित नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक विकसित यानी पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी, और दूसरी जो अविकसित रहेगी तो वो जो है थोड़ी कम विकसित रहेगी, या उसमें जो है कुछ चीजें आपके कम रहेंगे। तो यहाँ पे चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम लिया हुआ है, ये एक प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका का डायग्राम, या आप फ्लो चार्ट बोल सकते हो, पादप कोशिका। तो इसके अंतर्गत जो है एक जीव द्रव्य होता है और कोशिका भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल होता है। जीव द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस भी बोला जाता है। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत बात करें तो कोशिका कला, गोल्जिकाय, लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका, तारकाय, ये सब होते हैं। ठीक, ये जो इमेजेस हैं आपको बुक्स में इजीली मिल जाएंगी, तो आप बुक्स को प्रेफर कीजिए, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के कुछ भागों की बात कर लेते हैं। तो कोशिका के कुछ भाग हैं। तो कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति जो कि है सेल वॉल, और जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो किसी भी कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है, जो कि सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही पाई जाती है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जो है आपके सिर्फ जो है प्लांट उसमें पाए जाते हैं, आपके किसमें? प्लांट, यानी कि आपके जो पौधों के हैं जो कोशिका, उसके अंतर्गत ये सिर्फ आपके पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो जबकि जो जंतु कोशिका होती है ना, हम जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं। जंतु कोशिका के अंदर जो है झिल्ली, प्लाज्म झिल्ली होती है। ठीक है, प्लाज्म झिल्ली या प्लाज्म मेम्ब्रेन कहलाती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जीव द्रव्य की बात करते हैं तो किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग जो है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहलाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है आपका केंद्रक। तो बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यह जंतु कोशिकाओं का बाह्य आवरण है, के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। यानी कि जैसे ये बाहरी भाग और ये भीतरी भाग, इसके बीच में जो यहाँ पे भरा रहता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के सभी अंग इसी भाग में पाए जाते हैं, जो कि कोशिका अंग या सेल कहलाते हैं। ठीक, कोशिका अंग जो है या अंगक निम्न है, जैसे कि आपको पता होगा अंतःप्रदीप्त जालिका, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम डिटेल में देखते हैं। तो अंतःप्रदीप्त जालिका की बात करते हैं तो यह कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रदीप्त जालिका, अर्थात इसका मुख्य कार्य है कोशिका को ढांचा तथा मजबूती प्रदान करना। इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का जो कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना।
माइक्रोकांडिया की बात करते हैं तो इस कोशिका को ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि भोजन बनता है। भोजन के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहते हैं, ठीक है, इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी बनता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंतर्गत श्वसन कौन करता है, तो उसका आंसर फिर जाता है माइक्रोकांडिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनती है और संग्रहित होती रहती है। तो ये अब देखिए माइक्रोकांडिया की बात करें तो माइक्रोकांडिया जो है तो इसकी जो खोज किसने की थी, अगर बात करते हैं माइक्रोकांडिया की, तो माइक्रोकांडिया की खोज किसने की थी, तो माइक्रोकांडिया की जो आपको खोज की गई थी वो की गई थी आपकी अल्टमैन के द्वारा। इसके देखिए दो फैक्ट हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोकांडिया खोज की थी अल्टमैन ने, किसने की थी, अल्टमैन ने। लेकिन अल्टमैन ने जब खोज की थी तो इसका जो नाम उन्होंने दिया था, उन्होंने माइक्रोकांडिया नहीं, उन्होंने इसको बायोब्लास्ट बोला था, बायोब्लास्ट बोला था। लेकिन जो माइक्रोकांडिया नाम दिया गया है वो दिया गया है बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, बेंडा के द्वारा जो है माइक्रोकांडिया जो है नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा बेंडा के द्वारा माइक्रोकांडिया नाम दिया गया था, लेकिन खोजा था अल्टमैन ने, और खोजते समय उन्होंने जो इसका नाम रखा था वो रखा था इसको बायोब्लास्ट। और ये जो है 36 या 34 एटीपी में जो है पावर को तोड़ता है या उसको विभाजित करता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हमने राइबोसोम की बात की थी, तो थोड़ा सा हम राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो राइबोसोम इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी पैलेडे ने। किसने की थी, पैलेडे ने इसकी खोज की थी। लगभग 1955 या 56 के बीच में इन्होंने इसकी खोज की थी। ये प्रोटीन की जो प्रोटीन का एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन की एक संग्रह होती है, बस प्रोटीन के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो लवक की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ जो है पादप कोशिकाओं में जो है पाया जाता है। तो बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो अवर्णी लवक की बात करते हैं तो ये पौधे के रंगहीन भागों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना होता है। तो पौधे के रंगहीन भाग जैसे कि जड़, जहाँ पे सूर्य की लाइट नहीं पहुँचती, वो अवर्णी कहला जाएंगे। जैसे कि आलू, शकरकंद, गन्ना, यानी कि शरीर के अंदर जो रंगहीन, शरीर बोल रहा हूँ, पौधे के जो जैसे जड़ को आप देखेंगे तो वो सफ़ेद नहीं होता, वो रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है। तो इस टाइप से जो जगह होंगी वो अवर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। वर्णी लवक की बात करें, ये पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फलों एवं पुष्पों के रंगीन भाग। टमाटर का रंग लाल जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी प्रकार गाजर व मिर्च का रंग जो है कैरोरीन के कारण जो है आपका होता है। चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण होता है। बैगन का जो रंग होता है वो जैंथोसाइनिन के कारण होता है। अर्थात लाइकोपीन, कैरोटीन, बीटानिन, जैंथोसाइनिन आदि ये एक वर्णी लवक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 4 वर्णी लवक के एग्जाम्पल बताइए। तो लाइकोपीन, कैरोटीन, बीटानिन, जैंथोसाइनिन इस प्रकार के ये हो जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हल्दी जो है पीली किसके कारण होती है, तो वो होती है कुकुरमिन के कारण, ठीक। कुकुरमिन के कारण ये जो है हल्दी पीली होती है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, हल्दी आपने देखा होगा कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रहती है हल्दी की गांठ, और कुरकुरे भी कुछ इसी टाइप का होता है। तो कुकुरमिन या कुरकुरे इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हल्दी का जो पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है। बात करते हैं हरित लवक की, तो इसे पादप कोशिका का रसोई घर या किचन रूम भी कहते हैं हरित लवक को। एक चीज और यहाँ पे, जो पत्तियों का पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन या कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है पत्तियों का पीला रंग। अब बात करते हैं पौधे का हरा रंग, इसी के कारण होता है। हरित लवक का मुख्य अवयव जो है क्लोरोफिल होता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना होता है। नोट की बात करें तो लवक, जिसको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं, केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि लवक किस में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका, ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी A+B, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी पादप कोशिका।
चलिए बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम, इसमें विभिन्न हाइड्रोलिक एंजाइम भरे होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को पचाना होता है। जब यह फट जाती है तो कोशिका को नष्ट कर देती है, जिसके कारण इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। मोस्ट आईएमपी कहते हैं यह मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों, वेस्ट मटेरियल का अन्वेषण करती है। तो कुल मिला के जो लाइसोसोम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसको जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी डी डवे ने, डी डवे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जब कोई मरने जाता है, इसका कुछ आकार भी आपने अगर डायग्राम में देखा होगा तो कुछ इस टाइप का रहता है। ये ऐसा मुंह खुला रहता है, तो ये गड्ढे जैसी दिखती है। तो इसमें सब आके थैली में मरते जाते हैं, कूदते हैं गड्ढे में। तो डी डुबे, डूब के मर जाते हैं। तो इससे हम लाइसोसोम को ऐसे याद कर सकते हैं कि डूब के मर जाते हैं, डी डुबे। आत्महत्या की इसको थैली कहा जाता है। और ये जो है जीवाणु एवं विषाणु से जो है रक्षा करती है। राइबोसोम के बारे में हमने देखा था। इसकी जो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेडे ने की थी लगभग 1955 के तहत। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो यह केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की बात करें तो इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको जो है ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। इसका मुख्य कार्य जो है वसा या फैट का संचय करना है और श्रावण करना है। अब बात करते हैं उपयुक्त, जो नोट में लिखा हुआ है कि सभी कोशिकांग जो है कोशिका द्रव्य के ही भाग हैं, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य के सभी भाग आपके हो जाएंगे। बात करते हैं अब हम केंद्रक की। देखिए कोशिका द्रव और केंद्रक दो थे, तो दूसरे नंबर का है केंद्रक। केंद्रक की बात करते हैं तो इसे जो है कोशिका का डायरेक्टर या कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप अगर कभी भी डायग्राम देखेंगे केंद्रक का तो इस टाइप का रहेगा और ये ब्राउन या रेड कलर से बना रहता है कलरफुल डायग्राम में, तो इसलिए हम इसको ब्राउन से याद कर सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है। यह कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक छिद्रयुक्त झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के दो भाग होते हैं, केंद्रिका तथा केंद्रक द्रव्य। डीएनए और आरएनए केंद्रिक द्रव्य में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक कि डीएनए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे 10+2 हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, डीएनए प्लस आरएनए किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका केंद्रक में। अब केंद्रक में भी कहाँ? तो केंद्रक के द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही पाया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं कुछ आईएमपी चीजों की। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो प्लूरोनियोनिया, PPLU इसको कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ विभिन्न अवयव की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा होता है जल, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है कार्बोहाइड्रेट, देन वसा, डीएनए, आरएनए, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। इन सबसे मिलकर जो है कोशिका के अवयव बनते हैं। बात करते हैं कोशिका में पाए जाने वाले कुछ विभिन्न तत्व। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसको हमने कुछ एक तरीके का ट्रिक बनाया है कि ओसी है ना, तो ये बढ़ते क्रम में रहेगा। तो सबसे ज्यादा रहेगा आपका ऑक्सीजन, फिर रहेगा कार्बन, फिर रहेगा आपका हाइड्रोजन और फिर रहेगा नाइट्रोजन। तो ओसी है ना, कोई फिक्र ही नहीं है, कोशिका में पाए जाने वाले तत्व तो ओसी है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सी से कार्बन, है से हाइड्रोजन और ना से नाइट्रोजन, देन उसके बाद आपका कैल्शियम और सोडियम। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कोशिका के विज्ञान मतलब कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये कुछ आईएमपी चीजें जो हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अब हम कोशिका विभाजन की, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की जानकारी सर्वप्रथम 1855 में 1855 ईस्वी में बिरचाउ, ठीक, बिरचाउ ने दिया था। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इनके लास्ट में आ रहा है बिरचाउ। चाउ को हम चाकू कर सकते हैं, बिरचाकू। और विभाजन यानी कि काटना,
यानी कि 2 भागों में विभक्त हो गया, तो चाकू से काट दिया। तो विरचाकू ने खोज की थी। तो इसको हमेशा आप विरचाकू ही पढ़िए, ना कि विरचाऊ। तो कोशिका विभाजन की जो बात करें, विरचाकू ने किया था, तो विरचाऊ या विरचाकू ने कोशिका को विभाजन कर दिया था। तो कोशिका जो है विभाजन जो है 3 तरीके से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, ठीक, और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, फिर अर्धसूत्री विभाजन, ये सब हम देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहला आसूत्री विभाजन की। तो जीवाणु नील हरित, शैवाल, ईस्ट, अवीमा तथा कुछ अन्य प्रोटोजोआ आदि जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें आसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जिसमें जो है अविकसित कोशिकाएं, देखिए हमने कोशिकाएं 2 प्रकार की देखी थी, एक अविकसित देखी थी और एक जो है विकसित देखी। तो यहाँ पे जिसमें अविकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है आसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स में ही होते हैं। बात करते हैं 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा कोशिका के इस विभाजन को समसूत्री विभाजन का नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन ये बोला जा सकता है कि समसूत्री विभाजन जो है किसके द्वारा बोला गया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा समसूत्री बोला गया था। समसूत्री विभाजन जो है इसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज जैसी 5 अवस्थाएं संपन्न होती है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि समसूत्री विभाजन कितने अवस्थाओं में पूरी होती है। तो समसूत्री विभाजन जो है 5 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज। ठीक, अगला पॉइंट, 2 कोशिका विभाजनों के बीच की वह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है उसको इंटरफेज कहते हैं। यानी कि जो 2 कोशिका है उसके बीच में जो बीच की जो अवधि होती है जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि अब हाँ हमको विभाजित होना है, तो उसको इंटरफेज कहते हैं। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था होती है। इसके अंतर्गत केंद्रक जो है विलुप्त होता जाता है। यानी कि जो ये केंद्रक है ना, कुछ इस टाइप का, वो थोड़ा जैसे इतना बड़ा होगा तो अब वो छोटा होकर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसा होता जाएगा। फिर गुणसूत्र की बात करते हैं। गुणसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में आते हैं। गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर मेटाफेज में आते हैं। एनाफेज सबसे कम अवधि 2 से 3 मिनट के लिए संपन्न होने वाली अवस्था है। इसमें क्रेमेटेड यूवी या एल की आकृति में हो जाता है। तो सबसे ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन कि इन 5 भागों में या जो 5 प्रोसेस हो रही है सबसे कम समय के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एनाफेज, जो कि 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था को टेलोफेज कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो है केंद्रक 2 भागों में विभक्त हो जाता है और फिर वो 2 हिस्सों में आपके बढ़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है तथा कुछ सूक्ष्म जीवों में इसी विभाजन के कारण अलैंगिक प्रजनन की भी क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रकार शरीर की मरम्मत होती है, घाव भरे जाते हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये लास्ट वाला मोस्ट आईएमपी है। शरीर के घाव या शरीर के कोशिकाओं की मरम्मत किसके द्वारा होती है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही हमारे शरीर में कटे फिटे जो भी निशान वगैरह, घाव वगैरह जो भरे जाते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये सेल्फ रिपेयर हो जाते हैं। बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसे जो है न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन का नाम जो है माइटोसिस 1900 जो है 1905 ईस्वी में फॉर्मर तथा मूरे ने रखा था। तो ये आईएमपी है कि इसका नाम जो है अर्धसूत्री विभाजन किसने रखा था, तो फॉर्मर तथा मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन की ओर जो बीज मैन द्वारा की गई थी, ठीक, तथा इसका जो सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 में किया गया था वो स्ट्रॉस वर्गर ने किया था। यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में यानी सेक्स सेल्स के अंतर्गत होता है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है, अर्धसूत्री फेज 1 और अर्धसूत्री फेज 2। फेज 1 के अंतर्गत 4 अवस्थाएं होती हैं, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो स्लाइड या पीपीटी के अंतर्गत ऐड नहीं हो पाया है, थोड़ा सा वो कोशिका सिद्धांत या जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए। सेल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसको जो है 1838 में, है ना,
1838 में जर्मन जो वैज्ञानिक थे जिसको हम स्लाइडेन के नाम से जानते हैं, ये क्योंकि आईएमपी इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, स्लाइडेन और जो आपके जर्मन के ही एक और वैज्ञानिक थे जो कि जर्मनी के एक और वैज्ञानिक थे जो कि जिनको स्वान बोला जाता था। तो स्लाइडर और स्वान के हम नाम से जानते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान। तो क्वेश्चन यही आता है कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आपके स्लाइडेन और स्वान ने। अब एक क्वेश्चन और पूछी जाती है कि इसमें से पादप में किसने बताया था, यानी कि प्लांट में, पादप में और एनिमल में यानी कि जंतु में। तो पादप में बताया था स्लाइडेन ने और जंतु में बताया था स्वान ने। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ दो हैं, जंतु और पादप। अब स्लाइडेन का कुछ रूल नहीं बनता तो हमने जंतु पे उठाया, जंतु स्वान। आपने देखा होगा कि भाई विद्यार्थी के 5 जो गुण बताए जाते हैं या उसमें लक्षण होने चाहिए, है ना, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा। तो स्वान निद्रा है ना, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। तो स्वान निद्रा यानी स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो कुत्ता एक आपका एनिमल है, जानवर है। तो स्वान ने बताया जंतु के अंतर्गत। ठीक, बनी सी बात है, नाम है स्वान, स्वान ने बताया जंतु की तरफ। और बस एक बचा कौन? स्लाइडेन, तो उसने पादप में बता दिया। बस इतना ही आपको याद रखना है। सेल थ्योरी 1838 में स्लाइडेन स्वान ने दी, लेकिन पूछा जाता है कि पादप में किसने दी? तो स्लाइडेन ने दी। और जंतु में किसने दी? तो वो दी आपकी स्वान ने। बस यही इतना था सेल के अंतर्गत। अब हम कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं, जो ये मैंने लिया हुआ है, तो देख लेते हैं। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है जिसे वैज्ञानिक हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक, सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, लगभग 90% जो है या 95% आपका जल होता है। और जबकि अकार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन। ठीक, और आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। एक नया शब्दावली या वर्ड मिला है, याद रखिएगा। लाइसोसोम को कोशिका का पाचक थैला माना जाता है जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिसके द्वारा वे बाह्य और अंतःकोशिका पाचन में सहायता करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म जो है उसको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। वसा कहाँ पे संचय होता है? तो वो गोल्जी इकाई के अंतर्गत होता है। डीएनए होते हैं वो कोशिका केंद्रक द्रव्य में होते हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर भी हो सकता है या केंद्रक द्रव्य के अंदर होगा। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। गाजर एवं मिर्च का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मतलब भोजन जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहते हैं। 34 ATP में यहाँ पे जो है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। कोशिका का ग्रह हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पर्णहरिम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे छोटे कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मी कहा जाता है, जो एक जंतु कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, सॉरी। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। ये एक आईएमपी फैक्ट मिला कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है केंद्रक होता है, जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक या प्लास्टिड होता है, जो हमने 3 प्रकार के देखे थे, वर्णी, आवर्णी। ठीक, ये जो देखे थे उसके अंतर्गत। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसका जो सेल होता है या न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपका होता है। ठीक है, तो ये कुछ आईएमपी जो है पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। चलिए, तो यहाँ पे ये साइंस का जो बायोलॉजी का पहला पार्ट था जिसके अंतर्गत मैंने स्टार्ट किया है